In this lecture, I will explain you rate law और rate equation, जिसे rate law expression भी बोलते हैं, और उसके regarding numericals, then after order of reaction और उससे related कुछ numericals. Rate law expression or the rate equation. It is the mathematical expression which describe the experimentally observed rate of reaction in terms of molar concentration. This one, molar concentration of reactants only. एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्मूला जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो, उसे आप कहेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन. फिर से कंसीडर ए हाइपोथेटिकल इक्वेशन. रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, रिएक्शन के बाद गिव्स प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, जिनके कोफिशिएंट्स यानी मोल्स, रिएक्शंस को बैलेंस करने वाले नंबर्स स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी मौजूद हैं. अब यहां इस हाइपोथेटिकल इक्वेशन से अगर हम रेट लॉ रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली, तो क्या होगा कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, चूंकि वो तो रिएक्टेंट की ताकत पर डिपेंड करेगा. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट है, ए रिएक्टेंट की पावर एम, बी रिएक्टेंट नंबर 2 जिसे बी से रिप्रेजेंट किया है की पावर एन. अब ये m और n क्या है यहाँ पर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द m एंड n हेयर. ये m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए जो एक्सपेरिमेंटली आए हैं रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने में. ये मोल्स ऑफ बी जो कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली निकालने में बी के खर्च हुए हैं. इन दोनों का टोटल होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, m ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ऐसे ही n नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल b मोल्स के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. ये तो डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंटली कितने ऑब्जर्व हो रहे हैं, कम लग रहे हैं या ज्यादा लग रहे हैं. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड. टाइम मिनट में लेंगे तो मिनट इनवर्स, आवर्स में लेंगे तो आवर्स इनवर्स, ईयर्स में लेंगे तो ईयर इनवर्स हो जाता है. इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर गैसेस की बात कर रहे हैं तो प्रेशर बार में मेजर करते हैं तो यूनिट हो जाएगा बार पर सेकंड फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आगे स्टडी करेंगे, यहीं पर बतला दूं कि चूंकि यहां से क्लियर हो रही बात. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट लॉ फॉर्मूला है, रेट लॉ फॉर्मूले में रिएक्टेंट्स की पावर्स का सम जो कि मैंने यहां बताया है होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर्स का सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब क्वेश्चन अराइज होता है तो फिर ये स्मॉल ए स्मॉल बी को क्या कहेंगे? तो स्मॉल ए और स्मॉल बी को कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी. क्लियर? तो स्मॉल ए और स्मॉल बी जो रिएक्टेंट के यहां पर कोफिशिएंट हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, इनका सम हो जाता है मॉलिक्यूलरिटी, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के या उसकी इक्वेशन के एक स्टेप के कोफिशिएंट्स का सम होता है. इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में आगे फिर से एक्सप्लेन कर रहे होंगे. रेट कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी. यानी जब हम किसी हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 ले लें, तब जो भी रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है उसी को कहेंगे रेट कांस्टेंट. कैसे? यहां पर फाइंड करके देखा जा सकता है. देखिए कैसे.
रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट रिएक्टेंट ए की पावर m रिएक्टेंट b की पावर n। ज़्यादा रिएक्टेंट होगा तो ज़्यादा ले लेंगे। अगर अकेला रिएक्टेंट है तो फिर अकेला ही रहेगा, ए है तो सिर्फ ए रहेगा, बी है तो सिर्फ बी रहेगा। अब यहाँ कहा गया है कि रेट कांस्टेंट इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि हम हर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कितना ले लें, यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1 ले लिया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ ए की कॉन्सेंट्रेशन को कितना लिया, ए 1 पावर m। बी की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या ले लिया है, 1, उसकी पावर भी n। अब 1 की पावर चाहे जितनी भी हो 1 ही आना है। 1 की पावर m तो भी 1, 1 की पावर n तो भी 1। तो क्या हुआ, k इंटू 1 इंटू 1 यानी इज इक्वल टू k। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आ गया है कांस्टेंट यानी k, या कह लीजिए कि k रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कब, जबकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कितना ले लिया जाए, यूनिटी ले लिया जाए, यानी कि 1 ले लिया जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द concentration of each reactant is taken unity यानी 1। नाउ अब देखिए यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये दिस वन रेट इज इक्वल टू दिस। अब अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की टर्म में ले किसी रिएक्शन को, सपोज ए, तो ये हो गया ए, और उसकी जो मोल्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन में यूज हो रहे हैं वो ले लिया m, पावर हो गई, सॉरी इस m की बजाय हमने पावर ले लिया है स्मॉल p, तो p पावर, ठीक, यानी ऑर्डर p है और a अकेला ही रिएक्टेंट है। तो उस कंडीशन में दिस विल बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ या रेट इक्वेशन, r इज इक्वल टू k, a की पावर p बन गया है। अब यहां से हम k का यूनिट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम कैसे k का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। देखिए k इज इक्वल टू क्या बनेगा, r, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये r के अपॉन में चला जाएगा जो आपको यहां दिख रहा है, r अपॉन a की कॉन्सेंट्रेशन की पावर p, यानी r इज इक्वल टू a की कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस p। जब हम इस a को ऊपर लेके जाएंगे यहां इसके साथ, तब इसकी पावर पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएंगी, जैसा आप पहले से ही जानते होंगे। ठीक, अब हमें तो यूनिट फाइंड करना है। ठीक, तो k हमारे पास हो गया है अब k इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन a की कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस p। ठीक, तो अब यूनिट ऑफ k निकाल रहे हैं, यहां पर हम निकाल रहे हैं यूनिट ऑफ k, यहां हेयर, यहां हम निकाल रहे हैं दिस यूनिट ऑफ k। ध्यान से देखें यूनिट ऑफ k कैसे हम यहां फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो r रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, यहां पे कोई पावर नहीं है तो पावर मानी गई 1। ठीक, और तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बनना चाहिए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। चूंकि यहां कोई पावर नहीं है तो पावर आप 1 मान लेंगे। ठीक, और ये है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और जिसकी यूनिट यहां पर जिसकी पावर है माइनस p, तो माइनस p। तो इस तरह से 1 माइनस p क्या बन गया है, 1 माइनस p पावर हो गया किसका, मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, ये पावर 1 और ये माइनस p, तो क्या बना, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस p, और ये सेकंड इनवर्स तो है ही दिस वन। तो इस तरह से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस p सेकंड इनवर्स, दैट इज द फाइनली यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। और इन टर्म्स ऑफ अगर
प्रेशर होगा तो फिर वो मोल पर लीटर की जगह बार, जो कि प्रेशर का यूनिट होता है। पी मैंने बताया पावर, पी क्या है, ऑर्डर, पी फॉर पावर, इसीलिए मैंने लिखा है पी इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। अब ये बिल्कुल देखने में लगता है कि जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई हो रहा हो, पर फर्क क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है और रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल। क्योंकि अगर ये इसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहते तो यहां पर m की बजाय स्मॉल a होता, जो कि रिएक्शन में था, यहां पर होता स्मॉल b, लेकिन अब ये रेट लॉ है, और अगर यहाँ m की जगह a और n की जगह b रख दे तब वो हो जाता लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जबकि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। पहला पॉइंट में तो आप दोनों का डेफिनेशन दे सकते हैं, दूसरे पॉइंट के लिए आप कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, जबकि रेट कांस्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तीसरी बात, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट फिक्स्ड ही रहता है हमेशा, मोल पर लीटर पर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, जबकि ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर ऑर्डर चेंज होगा तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, सम ऑफ द पावर्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो भी पावर्स है उनका टोटल होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लुक हियर फॉर सम एग्जांपल्स। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर कितना है, हाफ पावर है, यहाँ पर 3/2 है, ठीक, और इस केस में 3/2 और -1, तो हमें क्या फाइंड करना है, ओवरऑल ऑर्डर जिसका, तो यहाँ पर रेट है ये, तो हाफ प्लस 3/2 ये हो गया 2 इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, एंड 3/2 प्लस -1 बच गया हाफ, द ऑर्डर फॉर द सेकेंड पार्ट। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट्स। फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यू है और दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यहाँ पर लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। तो इससे पहले कि फॉर्मूले में आगे बढ़े इस न्यूमेरिकल को करने के लिए, तो ऑर्डर जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, मोल लीटर इनवर्स पूरे की पावर 1 माइनस P, और P व्हाट इज दिस, P मैंने नहीं बताया P क्या है, P इज द ऑर्डर इज हेयर, ठीक है, और सेकंड की पावर -1। टाइम तो मिनट में भी लिया जा सकता है, यहाँ तो सेकंड इसलिए लिया है क्योंकि बात इंटरनेशनल सिस्टम में कर रहे हैं। अगर ऑर्डर 0 है तो P की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे, जब P की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 0, पावर -0 1, और इस पूरे की पावर 1 का मतलब होता है मोल लीटर इनवर्स पावर 1 सेकंड इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर आप क्या करें, इस P की जगह क्या पुट करेंगे, 1। देखिए क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0, और इस पूरे की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहां सारा क्या बचा, 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, तो क्या हो गया, केवल सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट आता है सेकेंड इनवर्स। अगर यहां पर सेकेंड ऑर्डर है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में P की जगह 2 पुट करेंगे। जब P की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 मतलब आ गया -1, तो पावर बनी आपकी -1। P की जगह 2 पुट करने पर आया 1 माइनस 2 यानी के -1, तो पावर बनी कितना, -1। अब -1 को जब अंदर लेके जाएंगे यहां, तो ये बन जाएगा मोल इनवर्स, लुक हियर, और ये जब -1 दिस -1 अंदर जाएगा किसके साथ,
लीटर के साथ। तो जब इसको लीटर के साथ लेंगे -1 को, तो -1 इंटू -1 क्या बन गया, +1, यानी लीटर की पावर 1, दैट इज हेयर। तो इस तरह से सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट आता है मोल इनवर्स लीटर सेकंड की पावर -1 या सेकंड इनवर्स। इसको ऐसे बोल सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर का फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। अब यहां पर क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किससे कंपेयर हो रहा है, यहां से। सीधी सी बात, जब यहां से कंपेयर हुआ तो ये कब हो सकता है, जबकि ऑर्डर क्या हो, 2 हो। तो सिंपली यहां पर ऑर्डर आ गया इस कांस्टेंट के लिए 2। अब जो सेकंड पार्ट है, यहां पर क्या दिया है, यूनिट सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स कब आ सकता है, सेकंड इनवर्स तब आ सकता है जबकि ऑर्डर क्या हो, 1। तो इसलिए सेकंड पार्ट का आंसर हो गया फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमें यूनिट गिवन है उसको फॉर्मूले से कंपेयर कर दे, इस फॉर्मूले से। तो कंपेयर करने पर अपने आप ही आ जाएगा, पावर यहां पे 2 आ जाएगी, यहां पर 1 आ जाएगी, है ना। अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू करें तो इजी रहेगा, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है पावर्स में। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x to y follows second order kinetics if, that is, if concentration of x is increased by 3 times, how will it affect the rate of formation of y? रिएक्शन में यहां पर जो ये x है, x यहां पर है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करता हूं, और y यहां पर है आपका प्रोडक्ट, इसे मैं कैपिटल P से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये प्रोडक्ट और ये x यहां पर रिएक्टेंट। अब इसने कहा है कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब इसका ऑर्डर है 2। ऑर्डर स्मॉल p से इज इक्वल टू 2। ठीक, ये प्रोडक्ट है P R O, तो P यानी के ऑर्डर आपका हो गया है 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर कहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा रेट लॉ के हिसाब से, आर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एक्स की पावर 2। और पावर 2 क्यों, क्योंकि ऑर्डर यहां पर 2 है। तो इस तरह से ये रेट लॉ तैयार हो गया फॉर द गिवन क्वेश्चन। कंसंट्रेशन ऑफ एक्स जो कि रिएक्टेंट है इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, यानी अब ये x ना होके 3x हो गया है। अब चूंकि पावर 2 है तो फिर रेट क्या बनेगा, रेट अब बन जाएगा 3 3 जा 9, तो 9 के यहां पर और x की पावर 2। इसका मतलब अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 9 टाइम्स फास्टर हो गया है। दिस वन, ये पहले से क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन। ये कब था रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि 3 टाइम्स नहीं किया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन नाउ बिकम 9 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस, पहले से 9 टाइम्स ज्यादा हो गया है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हुआ है तो उसका फर्क किस पर पड़ेगा, प्रोडक्ट पर पड़ेगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यानी y का फॉर्मेशन भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। अनदर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रेट लॉ पर एक और न्यूमेरिकल, रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, अगेन सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। कोई रिएक्टेंट हमने यहां ले लिया कैपिटल R रिएक्टेंट, इसकी टर्म में क्या है वो सेकंड ऑर्डर। तो क्या बन गया, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट और रिएक्टेंट यहां पर R की पावर 2 और पावर यहां पर 2 क्यों है, चूंकि ऑर्डर है यहां पर सेकंड, इसलिए पावर 2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। अगर रिएक्शन डबल कर देंगे रेट ऑफ कांस्टेंट, सॉरी हाँ, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दें
तो क्या होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हाफ कर दें तो क्या होगा। फर्स्ट केस अगर डबल करते हैं तो ये पहले वाला ही केस हो गया, उसमें ट्रिपल था, यहाँ पर डबल। तो डबल करते हैं तो वहां पे 3 लिखा था, यहाँ पर ये 2 टाइम्स होगा। और जब ये 2 टाइम्स होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, अब सेकंड ऑर्डर है तो 2 टू जा 2 की पावर बनेगी 2, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब कि 4। तो यहां पर ये हो जाता है 4 टाइम्स, क्योंकि ये तो वही है रेट ऑफ रिएक्शन जो कि तब था जब रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल नहीं किया गया था। अब क्या हो गया ये, अब ये 4 टाइम्स हो गया है, क्योंकि डबल कर दिया गया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को। तो क्लियर, अगर डबल करेंगे तो 2 टू जा 4, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। अब हाफ कर रहे हैं तो हाफ, और हाफ का स्क्वायर चूंकि 2 टाइम्स है, यानी हाफ इंटू हाफ, और हाफ इंटू हाफ होता है 4, इसलिए ये 1/4 टाइम। हाफ इंटू हाफ क्या होता है 1/4। कैसे 1/, तो हाफ की पावर 2 का मतलब 1/2 इंटू 1/2, एंड दैट इज 1/4। तो अब कितना हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस रेट ऑफ रिएक्शन। कब, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे तब। One more numerical again on the rate law. A reaction is of the first order in A and second order in B. इसका मतलब यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स हैं। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ इज द rate affected on increasing the concentration B 3 times. How is the rate affected when the concentration of B of both A and B are doubled? तो 3 पार्ट्स हैं, 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, A और B के टर्म में हम रिएक्शन बना लेते हैं। A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, ये हो गई आपकी रिएक्शन का इक्वेशन। अब 1 by 1, फर्स्ट पार्ट में राइट द डिफरेंशियल, दिस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, मतलब रेट लॉ रिप्रेजेंट करना है। तो क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ए की टर्म में फर्स्ट ऑर्डर है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ ए, तो ए की पावर बन गया है 1 इंटू बी, और बी की कंसंट्रेशन की पावर 2, क्यों, क्योंकि बी के लिए कहा है सेकंड ऑर्डर फॉर द बी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। केवल बी को क्या कर रहा है, 3 टाइम्स कर दे रहा है बी की कंसंट्रेशन को। तो बी को 3 टाइम्स करें क्या, अब बी की जगह 3b, और 3 चूंकि बी सेकंड ऑर्डर के लिए है तो 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 बनता है 9। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू होता है 9। तो इस तरह से ये हो गया 9 टाइम्स, क्योंकि ए में कोई चेंज नहीं है, केवल बी में चेंज है, 3 3 जा 9। तो रेट ऑफ रिएक्शन अब 9 टाइम्स हो जाएगा। कब, जबकि बी की कंसंट्रेशन को कर देंगे 3 टाइम्स। फॉर थर्ड पार्ट, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर व्हाट इज डबल्ड। कितना कर दिया है, डबल्ड, दोनों को डबल कर दिया, ए को भी और बी को भी। देखिए यहां पर अब रेट ऑफ रिएक्शन आर डबल डैश के कांस्टेंट, ए भी 2 टाइम्स, बी आल्सो 2 टाइम्स। तो क्या बनेगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8। वंस अगेन ये 2 की पावर 2, तो बन गया 4, और 4 की मल्टीप्लाई 2 8। क्लियर, वंस अगेन फिर देख लें कि 2 की पावर 2, दिस 2 की पावर 2 4, मल्टीप्लाई बाई 2 दिस 2, तो बन गया 4 इंटू 2 8। तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है पहले की कंपेयर में कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। कब,
जबकि ए की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दें और बी की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया जाता है।